हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कहीं चोट लग जाती है तो रुधिर जब रुधिर वाहिनियों से बाहर आता है तो रुधिर क्या होता है, किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है। और वायु के संपर्क में जैसे ही आता है कुछ समय बाद, यानी रुधिर का अगर हम देखेंगे रुधिर के शरीर के बाहर जब रुधिर का स्राव होता है तो इसका स्कंदन बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। भाई कितना समय लगता है, समय रक्त का स्कंदन बनने में कितना टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रुधिर जैसे हम रक्त का थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है, थक्का। तो हम यही प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी अब हम रुधिर और थक्का के बनने की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। यानी रुधिर तो एक तरल भाग है, तरल अवस्था है, और ये थक्का कैसे बन रहा है, तो थक्का बनने तक की प्रक्रिया को हम रुधिर से थक्का बनने, यानी रुधिर जो तरल से कठोर बनने की, यानी कठोर बनने की प्रक्रिया तक के हम क्या कहते हैं, हम रक्त का थक्का बनना। और इसी को आज हम पढ़ेंगे। तो ये प्रक्रिया होती कैसे है, आज हम लोग देख रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जब जहां पे चोट लगती है, यानी कहीं किसी कारणवश अगर चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो क्या क्या क्षतिग्रस्त होता है। हमारे शरीर के ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं और रुधिर वाहिनियां, यही ना भैया, रुधिर वाहिनियां, तो ये दोनों पदार्थ का स्राव होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं। भैया याद रखिएगा, कौन सा टोनिन, सेरोटोनिन। एक नामक पदार्थ, एक पदार्थ तरल पदार्थ होता है, या हम इसे प्रोटीन कर सकते हैं। तो ये जो होता है सेरोटोनिन क्या करता है कि सबसे पहले क्या करेगा कि जहां पे चोट लगी है ना, वहां की जो रुधिर वाहिनियां, क्षतिग्रस्त वाहिनियां जो होती हैं, उनके मुंह को, यानी क्षतिग्रस्त वाहिनियां को संकीर्ण बना देती है। उसके मुंह को क्या करती है, संकीर्ण बना देती है। संकीर्ण मतलब उसके मुंह को पतली बना देती है, जिससे क्या होता है कि रुधिर वाहिनियों द्वारा रक्त का स्राव धीरे धीरे क्या होता है, कम से हो जाए। जब इसकी वाहिनियां, जैसे वाहिनियां है, तो इसके मुंह को क्या करेगी, संकीर्ण बना देगी। जब संकीर्ण बना देगी तो यहाँ से रक्त का स्राव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह प्रक्रिया कौन कर रहा है, यानी रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण कौन बना रहा है, क्षतिग्रस्त स्थान पर सेरोटोनिन कर रहा है। कौन सा कर रहा है भैया, सेरोटोनिन कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, तो इसके ऊतक द्वारा और पदार्थ, जैसे आप देखें कि जो प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो यहां पे देखेंगे हम प्लेटलेट्स, तो इनके द्वारा क्या स्रावित होता है, इन सब के द्वारा, यानी ऊतक या प्लेटलेट्स के द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या स्रावित होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या करता है, रुधिर स्कंदन में भाग लेता है। रुधिर के जमने में क्या होता है, यही भाग लेता है। हालांकि भाग तो कई पदार्थ लेते हैं, क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है क्या, यह लिपोप्रोटीन याद रखिएगा भैया, कौन से प्रोटीन, लिपोप्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड का मिश्रण होता है। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इन दोनों का क्या है, यानी लिपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड्स का मिश्रण है। इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब होता क्या है, अब जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित हो गया, निकल रहा है प्लेटलेट्स द्वारा, ऊतक द्वारा, इन सब के द्वारा निकले। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, रुधिर का बनना, रुधिर का जमना, सॉरी बनना नहीं, जमना। तो जमने की प्रक्रिया को हम देखते हैं, तो इसे हम 3 चरण में बांट के अध्ययन करेंगे। कितने चरण में बांट के अध्ययन करेंगे, 3 चरण में। तो अगर हम 3 चरण में बांटते तो हम प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण में क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक, इसका स्राव होता है पहले चरण में। ठीक, अब ये जब ये पहले चरण में जब स्राव होता है तो यह कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करता है। प्लाज्मा में क्या उपस्थित है, कैल्शियम आयन और कुछ प्रोटीन, जिसे हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, इन सब के साथ क्रिया करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन, हम इसे कैल्शियम आयन इसलिए कर सकते हैं, और प्लस
जो प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, इनके साथ ये आपस में मिलेंगे। ये तीनों क्या होंगे, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करते हैं, ये तीनों मिलने से किसका निर्माण हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण हो रहा है। ठीक, क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बिनेज बनते हैं। द्वितीय चरण में हम देखते हैं क्या होता है, द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो द्वितीय चरण में क्या हो रहा है, ये प्रोथ्रोम्बिन तो है ही, प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, प्रोथ्रोम्बिनेज है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, कैल्शियम की उपस्थिति में, भाई कैल्शियम के साथ तो ये जुड़ा ही कैल्शियम आयन के साथ। अब जानते हैं कि प्लाज्मा में एक चीज पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हिपैरिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हिपैरिन कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये दोनों क्रिया करके हिपैरिन को निष्क्रिय कर देते हैं। हिपैरिन को क्या करेंगे सब, निष्क्रिय कर देते हैं। कौन निष्क्रिय करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम आयन। किसको निष्क्रिय करेंगे, हिपैरिन को। क्यों, क्योंकि हिपैरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है, यह ब्लड वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो हमने कहा ना कि ब्लड वाहिनियों में थक्का नहीं बनना चाहिए, हमारे शरीर में बनना नहीं चाहिए, बाहर तो लेकिन बनना चाहिए। तो शरीर के अंदर ही क्या करता है, यही जो एक प्रोटीन होता है, एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है भैया। ठीक, तो ये क्या, इसको क्या करेंगे सर, निष्क्रिय करेंगे। और निष्क्रिय करने के बाद क्या होता है कि प्लाज्मा में और प्रोटीन उपस्थित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ठीक, अब ये क्या करेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ क्रिया करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करेंगे। कौन क्रिया करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके इसे किसमें बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है भैया, थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक, कौन बदल दिया, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में पहले क्या करेगा, हिपैरिन को निष्क्रिय करेगा। अब जैसे निष्क्रिय करेगा, क्योंकि हिपैरिन ही एक कैल्शियम आयन और हिपैरिन ही, जब तक हिपैरिन रहेगा तब, जब तक हिपैरिन उपस्थित रहेगा तब तक प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन परिवर्तन नहीं होगा। और थ्रोम्बिन में परिवर्तन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन बन गया। अब क्या होगा कि ये तो दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की। कौन सा चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या होता है कि अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन जाएगा फाइब्रिन के पास, फाइब्रिनोजन। ये भी क्या होता है, ये भी प्लाज्मा में उपस्थित होता है। क्या नाम इसका, फाइब्रिनोजन। ठीक, फाइब्रिनोजन। अब इसके साथ क्रिया करके इसको किस में बदल देगा, फाइब्रिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करेगा और फाइब्रिनोजन को किस में बदलता है, फाइब्रिन में बदलता है। तो फाइब्रिन जो होता है यह एक महीन तंतुओं का जाल होता है। जो फाइब्रिन होता है वह महीन तंतुओं का जाल होता है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे चोट लगी है और यहाँ पे रक्तस्राव हो रहा है, तो जब रक्तस्राव हो रहा है तो यहाँ पे जब प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है, फाइब्रिनोजन, जब फाइब्रिन बदल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक जाल जैसी संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है भैया, यहाँ पे सूक्ष्म तंतुओं का जो जाल होता है यहाँ पे जाल बन जाएगा। ठीक, जैसे जाल बन जाता है, जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु। ठीक, इसमें रुधिराणु क्या होते हैं, इसमें हम WBCS, RBCS, अरे भाई, और प्लेटलेट्स। ठीक,
ये तीनों आकर क्या होते हैं, अंदर से बाहर क्यों आते हैं ना भाई, ब्लड बाहर रहा है, ब्लड निकल रहा है बाहर क्यों, तो बाहर आएंगे ना, बाहर आएंगे। तो ये जो कण आते हैं ये सभी कण आगे क्या होते हैं, अंदर से फंस जाते हैं और फंस कर एक परत बना लेते हैं। अंदर से क्या करते हैं, अंदर से फंसेंगे, मछली फंसाते हैं ना लोग, मछली भाई जाल में लेते हैं तो जाल में क्या होता है, मछली फंस जाती है। तो वहाँ इसी तरह क्या होता है कि यही काम करेंगे और जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जितने भी कण होते हैं, रुधिराण होते हैं, वो आपस अंदर से आके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उलझ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे आकर और यहाँ पे एक परत संरचना बन जाएगी, एक परत बन जाएगी और परत धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जम जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त का थक्का बनना। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रक्त का जमना यानी रक्त का स्कंदन। तो यह प्रक्रिया होने में कितना टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट। देखिए अलग अलग है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को सुई चुभ गया ना तो ये सोता है 1 मिनट में रक्तस्राव बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा चीरा लग गया तो 2 मिनट लग सकते हैं। लेकिन अगर चोट अधिक लग गया, ब्लड ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई उसको ब्लड क्लॉटिंग होने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। समय कितना लग रहा है, 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो इसे हम कहते हैं ब्लड का थक्का बनना। तो ब्लड का थक्का बनने की प्रक्रिया, एक प्रथम चरण और इसके बाद द्वितीय चरण और तृतीय चरण, 3 चरण में होता है। पहले चरण में क्या होगा कि जो रुधिर जहाँ पे जब चोट लगेगी कि जो क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनियाँ, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, उनके द्वारा पदार्थ स्रावित होता है। कौन कौन से पदार्थ, हमने कहा कि सेरोटोनिन स्रावित होता है और थर्मोप्लास्टिन स्रावित होता है। तो सेरोटोनिन का क्या काम होता है कि यह जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनके मुख जो जहाँ से ब्लड आता है उसके क्या कर संकीर्ण कर देते हैं और जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ से उनके रुधिर वाहिनियों से रक्त का आना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो प्रक्रिया तो वही खत्म हो गई, सेरोटोनिन काम खत्म कर दिया। इसके बाद तो अब देखेंगे हम थर्मोप्लास्टिन। थर्मोप्लास्टिन क्या करता है कि कैल्शियम क्या जाता है, कहा जाता है कैल्शियम की है, दादा दादा हो उठा, कैल्शियम का है क्या हो गया। तो ये जब कैल्शियम क्या जाता है तो कैल्शियम क्या करता है कि और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन को साथ में लेता है, यानी थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम और प्लाज्मा प्रोटीन को साथ में लेकर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। अब यहाँ से क्या होता है कि दूसरा चरण पूरा होगा, कौन सा, द्वितीय चरण। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या होता है, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में जो रुधिर वाहिनियों में स्थित होते हैं, जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं हेपारिन, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये क्या करता है, ब्लड का थक्का बनने से रुधिर वाहिनियों में रोकता है। तो हेपारिन क्या होता है, इसको निष्क्रिय करते हैं और निष्क्रिय करने के बाद क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है यह भी प्लाज्मा का एक प्रोटीन होता है, इसके साथ क्या करेंगे, क्रिया करके इसको किसमें बदल देते हैं, थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं, इसको थ्रोम्बिन में बदलते हैं। अब थ्रोम्बिन का जो काम होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे चरण में आते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है भैया, जो थ्रोम्बिन होता है यह प्लाज्मा में उपस्थित एक प्रोटीन होता है जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं और फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करके इसमें बदल जाते हैं, फाइब्रिन में बदलते हैं। फाइब्रिन मतलब जो होता है ये महीन तंतुओं का जाल होता है, रेशा होता है, ठीक। और ये जो होते हैं इसमें जो रेशे में जो बन जाता है, हमने कहा चोट लगी यहाँ पर रेशा मिलता है, जो रुधिराण होते हैं उनके कण आकर अंदर से फंस जाते हैं और वहाँ पे एक धीरे धीरे लेयर बन जाती है जिसके कारण ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लड का बहना रुक जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया आपको समझ में आई, ये आ गई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रक्त प्रतिस्पंदन क्या पढ़ेंगे भैया, प्रतिस्पंदन पढ़ेंगे। तो अच्छा, ये जो रुधिर का स्पंदन की जो प्रक्रिया है इसकी व्याख्या जानते किसने किया था, हावेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, हावेल, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रक्रिया की व्याख्या किया था, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिस्पंदन। कौन सा टॉपिक है, एंटीकोगुलेशन, ठीक। एंटीकोगुलेशन यानी प्रतिस्पंदन का मतलब है, अब देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या भाग लिए रुधिर का स्पंदन बनाने में, 4 चीज भाग लिए, कौन कौन से, एक थे रुधिराणु,
रुधिराण में कौन कौन थे? थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के में क्या थे? थ्रोम्बोप्लास्टिन था। क्या था भैया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, इसके बाद प्रोटीन में क्या क्या था? देखते क्या क्या भाग लेता है ना। प्रोटीन में क्या था? फाइब्रिनोजन था भैया, और क्या था प्रोटीन में? इसके साथ प्रोथ्रोम्बिन था। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो था, कौन सा तत्व था इसमें? तत्व या हम कह सकते हैं धातु। धातु में क्या था? कैल्शियम आयन था इसमें। इसके बाद इसमें हम देखते हैं विटामिन। विटामिन कौन सा है इसमें? के। विटामिन के, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। पूछा जाता है रुधिर का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो कौन होता है? विटामिन के। ठीक, कौन सा होता है? विटामिन के। तो ये क्या करता है? जो विटामिन के होता है सबको एक्टिव करता है। चलो चलो भैया काम करो। जैसे एक होता है ना सुपरवाइजर, सुपरवाइजिंग करता है। ये क्या करता है? सुपरवाइजिंग करता है। और ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहयोग करता है, लोगों को एक्टिव करता है। चलो भैया काम करो, चलो 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 काम करो, ये करो करो, ऐसे करो। ये सब काम कौन करता है? विटामिन के। इसलिए कहा जाता है कि जो विटामिन के होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये सब क्या होते हैं? ये ब्लड का थक्का बनने में सहायक होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रतिस्पंदन में। तो प्रतिस्पंदन एक और प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा के द्वारा ही स्रावित होता है, जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिपैरिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन को हम क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेशन कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं। यानी कि ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। कहाँ पे? रुधिर। इसके बारे में हमने चर्चा कर दिया है। तो ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं? रुधिर का थक्का बनाने में पड़े रहते हैं। और ये क्या करता है? उनका थक्का बनने से रोकता है। कहाँ पे? रुधिर वाहिनियों में। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमने बताया कि हमारे शरीर के जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा, हिपैरिन जैसे ही वायु के संपर्क में आता है यह तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। और जैसे निष्क्रिय हो जाता है तुरंत क्या होते हैं? ये सब चारों हावी हो जाते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग बना लेते हैं। तो जैसे अगर हमने बताया जिसके कारण वहाँ पे अगर क्लॉटिंग होता है, थ्रोम्बस होता है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ की नसें फट जाती हैं। और फटने क्या होता है? वहाँ पे ब्लीडिंग होता है। और ब्लीडिंग का क्या होता है कि उसमें जो होता है कि रक्त का थक्का बन जाता है। और थक्का बनने से क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाता है या आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, या जिसे हम कह सकते हैं ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज की प्रक्रिया हो जाती है। तो जो हिपैरिन होता है यह क्या काम करता है कि ब्लड का थक्का बनने से रोकता है। किसका थक्का बनने से रोकता है? रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट कहते हैं। हिपैरिन को हम क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? ठीक, तो ब्लड का थक्का बनने से कहाँ पर? शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का बनने से कौन रोकता है? हिपैरिन। और इसके साथ साथ कुछ और भी पदार्थ है जिसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हीरोडीन। हीरोडीन, यह हीरोडीन एक पदार्थ होता है जो आप लोग चोक जानते हैं ना? चोक एक जंतु होता है जो पानी में पाया जाता है, जो पकड़े तो हमारा खून चूसता है, ऐसा करता है। तो जोक की जो लार होती है उस लार में जो होता है हीरोडीन नामक तत्व पाया जाता है। ठीक, और इसके साथ एक और सर्प वाइपर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मलायन पीट वाइपर। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है? ये मलायन पीट वाइपर के द्वारा क्या होता है? जो विष स्रावित होता है, इसका जो विष होता है और हीरोडीन का जो लार होता है, जो जोक का जो लार उपस्थित जो हीरोडीन होता है, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? ब्लड का एंटीकोगुलेंट में करते हैं, यानी ब्लड का थक्का बनाने से रोकने में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रुधिर बैंक का नाम तो सुने होंगे आप लोग, हर सदर अस्पताल में, हर सिटी अस्पताल में होता है जहाँ पे ब्लड बैंक। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। तो ब्लड बैंक में क्या होता है कि लोगों से ब्लड लेकर और उसे क्या होता है कि कुछ कृत्रिम पदार्थ मिलाकर और ब्लड को क्या करता है? एक फ्रिज में फ्रीज करके रख दिया जाता है ताकि वहाँ का ब्लड का कोआगुलेशन ना हो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? जब किसी व्यक्ति का रुधिर लेते हैं ना, तो रुधिर में क्या मिला देते हैं? इसमें कुछ कृत्रिम पदार्थ मिला जाता है, जैसे सोडियम साइट्रेट। एक तो ब्लड होता है भैया हमारा, ब्लड हो गया, फिर
सोडियम, अरे भाई क्या लिख रहा है, सोडियम साइट्रेट। ठीक, इसके बाद होता है दी ऑक्सलेट, दी ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। ठीक, इसके अतिरिक्त इसमें क्या मिलाया जाता है, एक और पदार्थ था इथाइलिन डाइअमीन टेट्रासाइक्लिक अम्ल, इसे लेते हैं इथेलिन, इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल है। ठीक, इसको क्या करते हैं, इनको हम मिला देते हैं, इसमें क्या जो रुधिर लेते हैं ब्लड बैंक में जो रखने के लिए, सोडियम साइट्रेट, दी ऑक्सलेट और इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, इसको मिला के क्या करते हैं, हम रख देते हैं। तो रख देने से क्या होता है कि जो रुधिर में उपस्थित कैल्शियम होता है इनके साथ क्रिया करके, जो रुधिर में क्या होता है, जो कैल्शियम आयन होता है वह इन तत्वों के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, इन सभी तत्वों के साथ क्या करेगा, क्रिया करके सोडियम साइट्रेट बनाता है, सॉरी कैल्शियम साइट्रेट बनाता है। क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम, इसमें लिखो ना, कैल्शियम साइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम साइट्रेट बनाता है। और क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम लिखा भैया और यहाँ ऑक्सलेट लिखा। ठीक, तो कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और ऑक्सलेट बनाकर यह क्या करता है कि क्रिया करता है प्रोथ्रोम्बिन, और ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेगा कि थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन, हमने बताया था ऊपर प्रक्रिया, थ्रोम्बिन में परिवर्तन होने से रोकता है। और ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जाता है फाइब्रिन से क्रिया करके उसे फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फाइब्रिन में बदल देता है। इसके कारण क्या होता है, वहां पे चारों तरफ रक्त का सॉरी एक क्या बन जाता है, जाल जैसी संरचना बन जाती है, फाइब्रिन तंतु का एक जाल जैसी संरचना, और जिसमें रुधिराणु फंसकर वहां पे थक्का बनता है। ये क्या करता है, जो कैल्शियम साइट्रेट होता है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोक देता है, यह प्रक्रिया होने से रोकता है, जिससे क्या होता है कि रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रोलाइसिस होता है। क्या होता है, फाइब्रोलाइसिस, यानी जो फाइब्रिनोजन होता है वो टूट जाता है। टूट के क्या होता है, रुधिर का थक्का बनने से काम रुक जाता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ देखिए रुधिर बैंक में हम क्या करते हैं, जब ब्लड बैंक में हम रुधिर को लेते हैं, रुधिर का थक्का बनने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कृत्रिम पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं। एक ब्लड होता है, दूसरा इसमें हम क्या मिलाते हैं, सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं, डी ऑक्सलेट मिलाते हैं, फिर इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक अम्ल मिलाते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसके साथ जो कैल्शियम, जब इसको मिलाते हैं तो ये कैल्शियम के साथ क्रिया करता है। ठीक है, ये कैल्शियम और ये पदार्थ दोनों क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम साइट्रेट बनाते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं। और कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकता है, जिसके कारण रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया है रुधिर का एंटीकोगुलेंट। और एंटीकोगुलेंट में कौन सा भाग लेता है, हमने बताया था कि हेपेरिन भाग लेता है। ये तो चीजें हम आपको भली बात समझा दिए। इसके बाद आप तो जानते होंगे कि जो इसकी जो शुरुआत सबसे पहले जिसमें देखा गया था, एक महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में यह उनके वंशजों से यह रोग प्राप्त हुआ था उनको। और उनमें एक समस्या थी, कौन सा, जिसमें ब्लड का थक्का, चोट लगने के बाद ब्लड का थक्का नहीं बनता था। तो उसे हम क्या करते हैं, जिस व्यक्ति में चोट लग जाए और उसके ब्लड निकले और ब्लड का थक्का न बने, तो उसे हम क्या करते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति में थक्का नहीं बनता है, रक्त स्राव होने के बाद थक्का नहीं बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि हेपेरिन कुछ ज़्यादा इस एक्टिव मोड में रहता है,
जो ब्लड लगे मतलब वायु के संपर्क में आने के बाद भी वो क्या निष्क्रिय नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या होता है लगातार रक्त का स्राव होता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो हीमोफीलिया एक ऐसी रोग है, एक ऐसे जिसमें रोगी को मतलब अगर चोट लग जाए किसी कारणवश और ब्लीडिंग होने लगे तो ब्लीडिंग का स्राव नहीं बंद होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है कभी कभी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको सबसे पहले किसमें देखा गया था, इस रोग को जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था, उनके वंशजों से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से हम आज पढ़े रक्त का स्कंदन और प्रतिस्कंदन और रुधिर बैंक में हम ब्लड को कैसे रखते हैं कि ब्लड का थक्का नहीं बनता है। तो ये प्रक्रिया अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आई हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको ये बात समझ में आए और वह हमारे चैनल को देखें। तो ये चैनल हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।